इस पूरे सिनारियो के बीच में पाकिस्तान फैक्टर और आतंकवाद फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, और ट्रंप का इसको लेकर नजरिया और भारत का इसको लेकर स्टैंड? देखिए पूर्णिमा जी, पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने खुद ने ट्वीट किया था उस समय कि पाकिस्तान एक बहुत दगाबाज देश है, हमने $4 बिलियन उनको दिए और उन्होंने हमें हर चीज के ऊपर धोखा दिया और उनका टेररिज्म में हर जगह इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये माना कि पाकिस्तान जो भी इंटरनेशनल टेररिज्म होता है वहाँ उसके फुटप्रिंट होते हैं। उसके बावजूद उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया, उसको लंच खिलाया और इनको अपने ईरान के जो इनके साथ मध्यस्थता करने के लिए उनको ऑथोराइज किया। ये एक बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूँ अमेरिकन की तरफ से। वो एक पूरा का पूरा जो टेररिस्ट स्टेट है जिसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनकी आर्मी और उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, उसको इस तरह की जिम्मेदारी देना इनके लिए बहुत घातक है। और इनको पता लग जाएगा बड़ा शीघ्र ही कि ये डबल और ट्रिपल गेम खेलने वाले लोग हैं, ये अमेरिका के हित में काम नहीं करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर अजिताभ, क्या आपको लगता है कि ऊर्जा एक ऐसा मुद्दा है, एनर्जी एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के रिश्तों की बेहतरी के लिए एक नई धुरी बनकर उभरा है? क्योंकि वो संकट यूएस के लिए भी उतना ही है और भारत के लिए वो संभावित संकट उतना ही बड़ा हो सकता है। देखिए पूर्णिमा जी, ये यहीं पे यूएस की थोड़ी सी मैं गलती मानता हूँ उनकी नीतियों की। इंडिया के लिए बहुत जरूरी है एनर्जी का सिक्योरिटी, और यहाँ पे अमेरिका ने उसकी अनदेखी की है। आज अमेरिका एक्सपोर्टर है एनर्जी के मामले में बात करूं, बट भारत को जितनी ज़्यादा चुनौतियां अमेरिका ने दी है अपनी नीतियों की वजह से, आज उसका परिणाम हमारी इकोनॉमी पीछे जा रही है। इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने कई जगहों पर कितनी दरख्वास्त के बावजूद निराश किया हमें, और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉलिसी में झांकना होगा। और इंडिया के जितने भी कंसर्न हैं, आपने वेनेजुएला को हाथ में ले लिया। वेनेजुएला से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, हमारी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था वहां के ऑयल सेक्टर में, आपने उसको लेके जेब में रख लिया। ईरान में वही हुआ, रूस के साथ वही हुआ। तो कहीं का नहीं आप अगर छोड़ेंगे तो ऐसे में तो उसका रिएक्शन होगा। और यहां पे मुझे लगता है अमेरिका निश्चित रूप से एक उम्मीद है, और दोनों देशों के बहुत सारे कॉमनलिटी हैं उसको देखते हुए, और चाइना फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया की एक अहम भूमिका है और उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, क्योंकि आज की डेट में और जिस तरीके के सिनारियोज बन रहे हैं, हर एक देश के लिए सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न है और ट्रंप का रवैया हमने देखा ही है। ऐसे में आपको लगता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में और जो चीन का रवैया रहा है, एक सिक्योरिटी भी ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके लिए सबको चाहिए सिक्योरिटी, और क्वाड का मकसद हम वैसे भी जानते हैं, तो ये भी यूएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और देखिए पूर्णिमा जी, भारत एक इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी जाना जाता है। आज का जो नया भारत है वो इंडो पैसिफिक रीजन की हमारी जो नीति है, इसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कभी ये लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन इसको अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको बदला है। और अब भारत इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट, इन अनइम्पीडेड कॉमर्स को करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके मजबूती का पक्षधर है। और भारत अपने शिप्स की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स को भी इंडो पैसिफिक रीजन में करता है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज मालाबार सीरीज की जो एक्सरसाइज शुरू हुई थी, अब उसका स्वरूप भी क्वाड्रिलेटरल हो गया है। उसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो भारत का जो एक सिक्योरिटी इंपेरेटिव भारत के भी और अमेरिका के भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया जापान के भी हैं, साउथ चाइना सी के छोटे राष्ट्रों, ये सभी को ध्यान में रखते हुए सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में एक समन्वित स्ट्रेटजीज की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका इस बात को समझता है कि भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भी एक बड़े पार्टनर के रूप में है। और ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है और आगे भी ये होती रहेगी। ठीक है कर्नल गोपाल, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से लेकर डिफेंस टेक ट्रांसफर और इंटेलिजेंस शेयरिंग, जाहिर है कि भारत अपनी भी सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न है और उसको हमेशा एनहांस कर रहा है। ये सारे समझौते होते हैं या इस पर बातचीत होती है या अमेरिका का साथ मिलता है, तो ये भारत के लिए कितनी विन विन सिचुएशन है?
अब देखिए, भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए तटबद्ध है और पूरा तरीके से अपनी सिक्योरिटी मुजम्मत रखता है। लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे साथ में यानी चाइना, उसके अलावा आपका पाकिस्तान और कुछ हमारे अंदर जो है सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करने, भारत के खिलाफ करने की कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में उनको सपोर्ट करना, यानी डीप स्टेट जो भारत के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को अमेरिका को देखना होगा। दूसरा, पाकिस्तान जो आतंकवादी देश रहा है और आगे भी उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उसमें उसके साथ मदद करना, उसके आसिम मुनीर को, उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाना, अब अपने यानी खाना खिलाना, ये ऑल काइंड ऑफ थिंग जो हो रही है वो शायद ठीक नहीं है और इससे हमारे रिश्तों में भी खटाक है। उसके अलावा जितने बार भी आप सामरिक मामले लें, हम उनमें हम अपने आत्मनिर्भर धीरे धीरे होते जा रहे हैं, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट्स हो, या तो धीरे धीरे हम सामरिक रिश्तों में अपने को बढ़ाते जा रहे हैं और आगे विश्व में। लेकिन यहाँ एक ही बात कहूँगा, राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, अपने देश के लिए सब कुछ करना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर में आए। और ये भारत ने बार बार दिखाया कि भाई हम पर दबाव मत डालो, साथ में चलना है, बराबरी की कंडीशंस पे चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन बना के चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजिताभ, चीन को रोकने के लिए भारत का सबसे बड़ा दांव क्या है? क्योंकि चाइना ताइवान के इशू को लेकर कभी बैकआउट नहीं करेगा, ये ट्रम्प भी जानते हैं और ये सब जानते हैं, उनकी जिस तरीके का थॉट है या जो उनकी पॉलिसी है ताइवान को लेकर। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के साथ है। अब चीन का पाकिस्तान के साथ क्लोज होना, अमेरिका का बीच में पाकिस्तान के करीब जाना, भारत के साथ करीब आने की फिर कोशिश करना, लेकिन पाकिस्तान से तो पीछे नहीं जाएंगे ना। और चीन और अमेरिका के बीच में अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो वो है पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, मतलबी हो गए हैं और ये शायद थोड़ी मति भ्रष्ट हो गई है। उनको ये रियलाइजेशन होगा और चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है अमेरिका के लिए और उसमें भारत का साथ उनकी मजबूरी भी है और उनकी एक तरह से कह लीजिए जरूरत भी है। भारत उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और जो एक डेमोक्रेसी फैक्टर है वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है चाइना की नकेल कसने में भारत जैसे डेमोक्रेटिक देशों का सहयोग और यूनाइटेड नेशंस से लेके और क्वाड तक जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत अच्छा एक हम साथ लेके चल सकते हैं और साथ दुनिया को एक नई राह, नई गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रशिया के साथ हमारे संबंध किसी से बताने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ हमने बाकी देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर ही रखा है। भारत की बदलती हुई वैश्विक भूमिका को इस समय हम कैसे देखें? और जाहिर है कि ट्रम्प भी उसको मानते ही हैं, भले ही कभी कुछ कह के निकल जाएं या कभी धीमे से कह लें, कभी लाउड बोल लें, लेकिन जानते तो हैं ही ट्रम्प। देखिए, बिल्कुल भारत की ये जो वैश्विक इस समय जो एक आर्थिक मजबूती है और वैश्विक जो मजबूती है, सब कंट्रीज के साथ जो मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं, इसी के चलते ट्रम्प को अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। क्योंकि अगर हम देखें कि $87.3 बिलियन का ट्रेड हमारे साथ जो एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं अमेरिका के साथ, वो हमारा स्टेबल रहा है टैरिफ्स के बावजूद। इनफैक्ट 0.9% का ग्रोथ हुआ है इन टैरिफ्स के चलते भी। और टैरिफ्स में बहुत जरूरी बात पूर्णिमा जी ये है कि पहले फरवरी में यूएस के कोर्ट ने ही पहले जो उनके इमरजेंसी टैरिफ्स लगे थे उनको क्वॉश किया और फिर अभी हाल फिलहाल में वो जो 10% टैरिफ उन्होंने लगा दिए थे उसका भी धक्का अमेरिका को मिला है। और इसी बीच भारत क्या करता है? भारत मदर ऑफ ऑल डील्स कर लेता है यूरोप के साथ। और अभी हाल फिलहाल में हम आईएमएफ कॉरिडोर को भी स्ट्रेंथन करके आए हैं। तो जो आप बीआरआई का जिक्र कर रही थी उसके ऑल्टरनेटिव में ये आईएमएफ कॉरिडोर आएगा। यूरोप के साथ हमारे रिश्ते जो हैं, तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत भारत है ये सबके साथ चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो ऐसे में ट्रंप भारत को इकोनॉमिकली बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए वो बार बार एक पहल भी करते हैं। सर, एक 20 सेकंड्स में गौरीशंकर गुप्ता साहब, बस एक बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को मैं खत्म करूंगी। गौरीशंकर गुप्ता साहब, क्या अमेरिका स्थायी दोस्त नहीं है लेकिन सिर्फ स्थायी हित देख रहा है? अमेरिका को भारत के साथ स्थायी दोस्त बनने के लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। ये बीच में दोस्त बनता है, फिर झटके दे देता है, फिर दोस्त बनता है। ये प्लो हॉट प्लो कोल्ड की नीति जो है वो उसको समझनी पड़ेगी। इससे भारतीय जनता का अमेरिका में विश्वास कम होता है। हमारे लेजिस्लेटर, हमारे वोटर्स, हमारी जनता इसको पसंद नहीं करती।
तो इसके बारे में अमेरिका को सोचना पड़ेगा। ये कई बार हो चुका है, मेरे ख्याल से ये रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे दोनों बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच में संबंधों को अननेसेसरीली आघात पहुंचेगा। ठीक है सर। और एक बात भी तय है कि 21वीं सदी में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भारत की पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। अगर ट्रंप ये कर रहे हैं और उनकी कूटनीतिक मजबूरियां हैं या वाकई में एक स्थायी तौर पर भारत के साथ वो संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में भी और क्लैरिटी मिलेगी। मार्को रूबियो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, भारत के साथ क्या क्या पार्टनरशिप दोनों देशों की आगे बढ़ती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।